हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रशअप। आज है हमारी तैयारी का डे 15। आज हम कंप्लीट कर देंगे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन में हमारे पास सैटेलाइट्स, उनकी स्पीड, उनके ऑर्बिट का रेडियस, उनकी एनर्जी, ये सब चीज़ें आती हैं। और फिर इन्हीं सब चीज़ों का एक और लेवल होता है कि हमारे पास केप्लर्स लॉ, जो इसके पहले पुराने एम्पेरिकल लॉज थे, उन पे बेस बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाता है तो क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को देख लो। इसमें आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ, और इसमें आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे PYQs मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, हमने पोटेंशियल लिखना सीख लिया था। पॉइंट मास के कारण दूसरी जगह पे किसी भी पॉइंट पर किस तरीके से पोटेंशियल होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये है एक A और ये है B। इसका मास है मेरे पास ma, इसका मास है मेरे पास mb, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दे दी है कि भाई वो है r। बताओ इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली कैसे पता करें। देखो, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यू जो होता है वो होता है किसी पॉइंट का पोटेंशियल, और वहाँ पे आपने जो भी मास ला के रख दिया है, इस तरीके से हम लिखते हैं। या फिर इसी को कहने का तरीका हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो वहीं से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो, यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं मान लूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं था, इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल पता करूँ बिकॉज ऑफ ए। फिर हम अज्यूम करें कि इन्फिनिटी से वो दूसरे मास को यहाँ पे लग करके रख दिया, तो उसके कारण हमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई जो मास यहाँ पर आकर के रखा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या फिर हम एक काम करें, इस वाले मास को उड़ा देते हैं। हम बोलेंगे भाई इसके कारण यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहा होगा, और दूसरा वाला मास को मैं यहाँ पे लाया, तो इन दोनों के कारण अब फिर से कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमें तो नहीं पता इन दोनों में से पहले किसको लाए थे, पहले कौन सा रखा था, कौन सा बाद में आया। करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही तरीक़ों से सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो देखो, इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं दो तरीक़ों से लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख दूंगा, भाई मैं लिख दूंगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, है ना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मास ऑफ बी से, है ना। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी बिकॉज ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ बी। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बिकॉज ऑफ बी, इसके कारण कुछ होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला मास, है ना। तो इसको हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए बिकॉज ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए। दोनों ही तरीकों से मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ। ऑलराइट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ ए वो कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू मुझे पता ही होती है -GMA डिवाइडेड बाय आर। मल्टीप्लाई करेंगे अब ऐसे MB से। ठीक, यहाँ पर देखो इस वाले मेथड में क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बिकॉज ऑफ ये वाला मास, इसके कारण कितना पोटेंशियल हो जाएगा r डिस्टेंस पे। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, वो था -G/MB अपॉन r। मल्टीप्लाई कर दो इसको मास a से। अब मुझे कोई बता सकता है क्या ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम नहीं आ गई हैं। एक्चुअली होना भी था, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होना था। और अब यहाँ से आप इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, अगर कभी भी हमारे पास एक पेयर है ना, फॉर एनी मास पेयर, हम लिख सकते हैं भाई उन दोनों के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U, उसको मैं लिख सकता हूँ -GMA/MB डिवाइडेड बाय R। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पॉइंट मासेस के एक पेयर के लिए हम लिख सकते हैं। The potential energy of a satellite having mass m and rotating at a height of 6.4 into 10⁻⁻6 मीटर from the surface of the earth is। अब देखो, इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मान लो हमारे पास इस तरीके से अर्थ है, अर्थ से कुछ एक हाइट पर हमारे पास वो सैटेलाइट है जो इस तरीके से रोटेट कर रही होगी, उसका कुछ अपना इस तरीके से ऑर्बिट आने वाला है। अब ऑर्बिट होगा तो उसमें वो रोटेट कर रही है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी नहीं, हमसे पूछी है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख देते थे भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh
और यहाँ पर हाइट h है, तो क्या मैं ये सीधे सीधे फॉर्मूला रख दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा? और यहीं पर हो जाएगी गड़बड़। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हम अर्थ की सरफेस के आसपास बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हाइट h है वो अर्थ की सरफेस अर्थ का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन का है ना, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस अर्थ के कारण इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल से इसके मास को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इस मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड है, उनको हम बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने वाले हम अभी इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे इस बार, पोटेंशियल एनर्जी, अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, लेट से पॉइंट है पी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सैटेलाइट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अर्थ के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगने वाला है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एच प्लस आर ई, इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय सैटेलाइट का मास है m। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या ऐसा हमें कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर सब जगह ऑप्शन में देखोगे आप g की वैल्यू दिखाई दे रही है, और अक्सर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपको g दिख रहा होगा। तो क्या करें, देखो g की जो वैल्यू होती है, हमने देखा था g की जो वैल्यू होती है g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ये होता है। तो एक काम करो, यहाँ पर इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट कितनी दे दी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये एक्चुअली अर्थ के रेडियस के ही बराबर है। तो एच की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, 6400 किलोमीटर, विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास h प्लस आर ई लिखा है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये 2r ई लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस जी एम अपॉन 2r ई मल्टीप्लाइड बाय m था। इसको मैं एक बार और रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जी एम अपॉन आर ई ये क्या चीज़ बन जाती है, ये मिलकर के जी नहीं बन जाता, यहाँ पे ही बन जाता है हमारे पास जी। इसको मैं लिख देता हूँ माइनस जी एम आर ई डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बचता है, या फिर इसी को रीअरेंज करके लिख दो माइनस एम जी आर ई डिवाइडेड बाय 2। कौन सा वाला ऑप्शन है, ये 0.5 एम जी आर ई आ जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट अर्थ की सरफेस पर उठाते हैं, अभी तक हम पढ़ते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है mgh से, लेकिन ये h रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तब mgh लिखते हैं हम। वैसे उसकी एक्चुअल वैल्यू mgh नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम, तो देखो हम जानना चाहते हैं कि अर्थ की सरफेस से, है ना, यहाँ से मैं देखूँ इस तरीके से जाता जाऊँ, इस तरीके से जाता जाऊँ, अर्थ की सरफेस से h हाइट अगर मैं ऊपर गया हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर कोई मास रखा हुआ है इस तरीके से m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो देखो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी में मैं चेंज जानना चाहता हूँ। पहले एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट्स की लिख लेते हैं। अगर ये मास मेरे पास पॉइंट ए पर है और दूसरी बार मेरे पास पॉइंट मास ये यहाँ पर है जो कि पॉइंट बी पे था, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। भाई पोटेंशियल एनर्जी एट ए की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, वो हो जाएगा वहाँ का पोटेंशियल वी ए मल्टीप्लाइड बाई मास एम। पोटेंशियल एट ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम, एम यहाँ पर क्या है, अर्थ का मास है, जी एम अपॉन, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी एच प्लस आर ई, हो जाएगा एच प्लस आर ई इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय एम। ठीक, सिमिलरली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, जब ये आ जाएगा, जब ये यहाँ पर है, ये वाला मास जब यहाँ पर है उस वक्त कितनी हो जाएगी, भाई यहाँ का पोटेंशियल लिखो और मास से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई, अब इस पॉइंट का जो सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, आर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको आर ई, इसको मल्टीप्लाई कर दो एम से। हर जगह हमने वही किया, पोटेंशियल इंटू मास, पोटेंशियल इंटू मास, बस पोटेंशियल की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग हो गई है। बहुत सिंपल।
जब हम बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को इस तरीके से ऊपर उठा रहे हैं तो हम बोलते हैं हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे देखो, इसको अगर मैं यहाँ से उठा के ले जाता हूँ तो हमारे पास ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा था, है ना? तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस दिशा में बढ़ती है। तो लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई। अगर मुझे पता करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ए की ज़्यादा है और बी की थोड़ी कम होगी उससे, है ना? देखो हमारे पास फोर्स नीचे लग रहा था, फोर्स के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और बिल्कुल ही इन्फिनिटी तक चले जाओगे तो वहाँ पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम एक्चुअली ज़ीरो होती है। फिर ये नेगेटिव में कुछ है, ये नेगेटिव में और भी ज़्यादा कम है ना? तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पर 0 जूल थी तो यहाँ पर हो जाएगी लेट से -50 जूल, यहाँ पर हो जाएगी -100 जूल। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाली ज़्यादा ही है। ठीक है, दोनों है नेगेटिव। ऑलराइट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दूंगा मैं? इसको मैं लिख दूंगा भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैं ये करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर देखो यू ए और यू बी को जब आप लिखोगे तो इनमें सब में ऊपर जी एम एम कॉमन है, जी एम एम कॉमन है, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बचता है जी एम एम। ठीक, और फिर अंदर क्या बचता है? यहाँ पर -1/h प्लस आर ई बचेगा, है ना? -1/h+r e। ठीक, माइनस हमारे पास यू बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे -1/r e बच जाता है, तो जाता है -1/r e। ठीक, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। एलसीएम लेंगे कुछ, हमारे पास पहली बात तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आ जाती है जी एम एम, हमारे पास आ जाता है माइनस का आर ई प्लस एच प्लस आर ई डिवाइडेड बाय आर ई मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस आर ई। ठीक, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कट जाते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन आर ई इंटू एच प्लस आर ई। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ चुका है। बहुत बार डायरेक्टली यही पूछ लिया गया है कि भाई बताओ अगर एच हाइट पे उठा दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको, एक और ऑप्शन मिल जाता है कि भाई एम जी एच। कुछ लोग गलती से इसको मार्क कर देते हैं, तो बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ तब वैलिड होता है जब एच की वैल्यू आर ई से बहुत छोटी होती है ना? एच की वैल्यू जब आर ई से बहुत छोटी होती है कंपैरिजन में, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आर ई के बराबर बन जाता है। फिर हमारे पास जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर हो जाता है, इसको हम स्मॉल जी मान लेते हैं, तो देखो बन गया ना हमारे पास एम जी एच। तो ये सिर्फ तब काम करता है जब एच की वैल्यू बहुत छोटी हो। चलो इसको भी अभी देखेंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब इसी को थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हमसे स्मॉल जी की टर्म्स में ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको लिख दूंगा यहाँ पर आर ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है मेरे पास जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, है ना? एम एच यहाँ पर ऑलरेडी है, इनफैक्ट यहाँ से आर ई को ही बाहर निकाला है मैंने, तो ये आर ई का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर बचता है मेरे पास 1 प्लस एच अपॉन आर ई, इस तरीके से। और यहाँ पर अब ये देखो जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर आ चुका है, इसी को मैं लिख दूंगा स्मॉल जी के बराबर, तो ये बन जाता है मेरे पास डेल्टा यू, है ना? डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एंड ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें भी आप देख लो, एच की वैल्यू हमारे पास आर ई के बराबर थी, है ना? ये वैल्यू दी हुई थी 6400 किलोमीटर, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू आर ई। जैसे ही आप यहाँ पे आर ई लिखते हो ये वो दोनों कट जाते हैं, 1 हो जाते हैं, 1 + 1 मिलकर के 2 हो जाते हैं। वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 0.5, इस तरीके से आ जाती है 0.5 mgh। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक करेक्ट फॉर्मूला आ चुका है। अब यहीं पर इसका एक स्पेशल केस है, नियर अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ की सरफेस के पास में है, मतलब एच इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। 1 किलोमीटर ऊपर ले जाओगे, उससे ज़्यादा तो क्या ऊपर लेके जाओगे? ये अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेसिकली एच अपॉन आर ई है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है।
ऐसे केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सीधे सीधे आ जाती है mgh के बराबर, लेकिन दिस इज ओनली नियर अर्थ सरफेस। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, ये कौन से पोटेंशियल एनर्जी की बात है? जब मैं यहाँ से यहाँ पे लेके गया है ना, हम क्या किया है, फाइनल माइनस इनिशियल किया है। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा भाई, मैं उसको पॉइंट बी से ले करके गया हूँ पॉइंट ए तक। तो हमारे पास ये हो जाता है फाइनल पॉइंट, ये था हमारे पास इनिशियल। उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इस तरीके से आता है। अगर कोई उल्टा कर दे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे बस यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, ठीक है, the change in potential energy final minus initial of an object of mass m when taken to a height h from the surface of the earth of radius r is given by। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। देखो डेल्टा यू की जो वैल्यू है अभी अभी हमने देखा था, उसकी वैल्यू हम दो तरीके से लिखते हैं। पहली बात लिखते हैं एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एक तरीका तो ये लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल जी की टर्म में पूछे नहीं ऑप्शन है ना, तो ये वाला तो क्लियरली नहीं है, तो कंफ्यूज होकर के इसको मत मार्क कर देना। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता था, जी एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। एग्जैक्ट यही फॉर्मूला डेराइव किया हुआ था हमारे पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। The work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to radius of the earth। देखो बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है। कभी बोला जाएगा कि हमारे पास जो अर्थ की सरफेस है ना, इसका रेडियस होता है हमारे पास r। अभी इस केस में हम r हाइट तक लेके गए हैं। कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा जिसमें 2r तक लेके जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे उसमें यहाँ पर ये वैल्यू 3r कर दी जाएगी। इतने सारे वेरिएशन हर बार पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पे इस बार हमारे पास ऑप्शन सारे एम जी स्मॉल जी की टर्म्स में हमें देखने को मिल रहा है। यूजुअली लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं कि भाई हमारे पास डेल्टा यू जो होता है वो कितना हो जाता है, एम जी एच होता है। एच की जगह आप लिख दोगे एम जी आर ई, और यहाँ पर यही तो हमारा गलत हो जाता है। तो जब भी हमारे पास ज़्यादा बड़ी हाइट होती है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू। जिस वक्त हम इसको ऊपर उठा के ले जा रहे हैं ना, जब ऊपर लेके जाते हैं तो डेल्टा यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, इस तरीके से। और यहाँ पर बस वैल्यूज रखते जाओगे तो ये हो जाएगा फिर से एम जी एच की जगह आर रखना है, तो यहाँ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू हाफ एम जी आर। सी इज द करेक्ट आंसर। An object of mass 1 kilogram is taken to a height from the surface of the earth which is equal to 3 times the radius of earth। अब की बात जो हाइट एच पे लेके जाते हैं वो 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है ना, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इस बार वैल्यूज दे दी गई हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो देखो हमारे पास जो डेल्टा यू हो जाएगा उसकी वैल्यू होती है एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके तो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। मास की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 लेनी है, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू दी है मुझे 3 टाइम्स आर लेके गया हूँ। डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एच की वैल्यू है 3 टाइम्स आर डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाता है मेरे पास ऊपर में आ जाता है 30 आर, और डिनोमिनेटर में बचता है मेरे पास इस तरीके से 1 + 3 4। यहाँ पर बस अब वैल्यूज रखने। अच्छा देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। इसकी वैल्यू आती है 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 इंटू 10⁻³ है ना, ये हमारे पास जूल में आ जाएगा। या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाय 32 या फिर 3.2 इंटू 10⁻6 जूल। 15 इंटू 3.2 ये वैल्यू मेरे पास आती है 48, और 10⁻6 को हम बोल देंगे एम, मेगा जूल, मिलियन जूल, जो भी बोलना हो, इज द करेक्ट आंसर।
with what velocity should a particle be projected so that its height becomes equal to the radius of earth? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास वो जो वेलोसिटी की वैल्यू होती थी √2gh, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर देखो इस तरीके से r रेडियस था और यहाँ पे एक पार्टिकल था, उसको मैंने कुछ वेलोसिटी इस तरफ दे दी, वेलोसिटी इस तरफ दे दी तो वो एक हाइट h तक जाता है जो कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। और वहाँ तक क्यों जा पाए? क्योंकि वहाँ पे जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। ठीक, तो हमें बताना वो हाइट कितनी ऊपर गया होगा। तो अब या तो आप इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को इक्वल कर दो कि वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया होगा, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आप देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखो और इसके ऊपर कोई और ने एक्सटर्नल वर्क नहीं किया है, तो फिर वही हमारे पास दोनों सेम रहने चाहिए। दोनों तरीकों से सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं क्या आया। तो हमारे पास देखो पहली बात मैं लिख दूंगा ½ mv² विल बिकम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके से लिखते हैं, वो होता है मेरे पास mgh। h की जगह देखो इस पर h हमें दी हुई है कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही पहुँच गया, तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा mgr/1 + h की जगह r डिवाइडेड बाय r। ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास, देखो यहाँ पर m से m इस तरीके से कट गया, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है ये 1 + r/r यानी 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर मेरे पास ये 2 से ये वाले 2 कट जाते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है v² = gr, या फिर मैं लिख सकता हूँ v = √g r। क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। हम यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वेलोसिटी अब बन जाएगी, स्मॉल g को खोल दो, स्मॉल जी होता है हमारे पास g × M/r² मल्टीप्लाइड बाई r है। यहाँ पर एक r से एक r कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू जाती है वेलोसिटी इज इक्वल टू √gm/R। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके के लिए मैं कुछ पॉइंट्स का नाम लिख दूंगा या फिर पॉइंट्स को इनिशियल फाइनली बोल देते हैं। तो हम बोल देंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बिकम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल लिखो, वो जाता है -gm/r मल्टीप्लाइड बाय उसका जो भी ऑब्जेक्ट का मास रहा होगा m। ठीक है, ऑलराइट, प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, ½ mv² विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखो, तो जाएगी -gm/2r। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये डिस्टेंस टोटल 2r है, तो हमारे पास -gm/2r मल्टीप्लाइड बाई जो भी उस ऑब्जेक्ट का मास है वो कर दो, पोटेंशियल इंटू मास पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं सारे के सारे मासेस हमारे इस तरीके से कट जाते हैं और यहाँ से मेरे पास वैल्यू जाती है ½ इज इक्वल टू, अब की बार ये सीधा आ रहा है gm/2r हमारे पास आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाता है, हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है √gm/r। अगेन हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलता है और एक्चुअली आना भी चाहिए क्योंकि ये जो स्टेप करी है इसी से तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता था। तो कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो। A body projected vertically from the earth reaches a height equal to Earth's radius before returning to the earth. The power exerted by the gravitational force is greatest. अब यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से बात हटके पावर पे चली गई है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता था, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो देखो हमारे पास इस तरीके से अर्थ है और अर्थ जो है हमेशा अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो जो पार्टिकल है वो यहाँ से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद फिर से नीचे आता है। पूरे समय हमारे पास जो फोर्स लगा है वो नीचे की तरफ लगा होगा, यहाँ होगा तब भी नीचे फोर्स लगा होगा, फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगा। और हमारे पास जो पावर की वैल्यू होती है वो होती है F.V। ठीक, अब बताओ
हमारे पास वेलोसिटी तब मैक्सिमम होती है जब हम सरफेस के सबसे पास होते हैं। यहाँ जाते जाते तो ज़ीरो ही हो गई, यहाँ आएंगे वापस तो बढ़ती जाएगी। फोर्स भी जब हम सरफेस पे होते हैं तभी मैक्सिमम होता है। तो इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें यहाँ पर मैक्सिमम आ रही हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है हमारे पास जब सरफेस के जस्ट पास होंगे तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर होगी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, एंड बी इज आर करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिख दो दीज आर मैक्स एट बी, जो भी ऑप्शन बी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 मास रखे होंगे। लेट्स से यहाँ पर रखा है मास m1, यहाँ पर रखा है मास m2 और यहाँ पे रखा है मास m3। ऐसे में पूछा जाएगा कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब यहाँ पे कोई 2 मास या 1 मास तो है नहीं कि आप उनकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की। आपको जो लिखना होगा वो लिखना होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसको अप्रोच किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको समझना है कि भाई इन दोनों की आपस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों की भी आपस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और इन दोनों की भी आपस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे चौथा मास भी होता है इस तरीके से, तो इसकी भी इसके साथ प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी होती, इसके साथ भी होती, इसके साथ भी होती। तो जितने पेयर बनते हैं हर पेयर के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इसके बीच में मान लो ये वाला डिस्टेंस है r1, ये वाला डिस्टेंस है लेट से r3 और ये वाला डिस्टेंस है r2। तो ऐसे केस में हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं उसकी वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी। देखो इन दोनों के बीच में आ जाएगी मेरे पास माइनस का Gm1m2 अपॉन r3। फिर इन दोनों के बीच में मेरे पास आ जाएगी माइनस का Gm1m3 अपॉन r2 और इन दोनों के बीच में मेरे पास आ जाएगी क्या आ जाएगी माइनस का G और वो जाएगा m2m3 डिवाइडेड बाई r1। ये सारी की सारी नेगेटिव है, सारी की सारी ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल सिस्टम की इस तरीके से एनर्जी आ जाएगी। अब इसी एग्जांपल में मान लो एग्जांपल मेरे पास सारे दे दिया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 और इन सब की वैल्यू मास m के बराबर दे दी है और r1 की वैल्यू r2 के बराबर और r3 के बराबर और ये सारे के सारे a के बराबर हैं। तो ऐसे केस में ये सारे के सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं ना ये तीनों मिलकर के हो जाते हैं। भाई हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है -3Gm² अपॉन a और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना जितने पेयर होते हैं हर पेयर के करस्पॉन्डिंग आपको एक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। यहाँ 3 पेयर बन रहे थे तो हमने 3 पोटेंशियल एनर्जी लिखी, तीनों को ऐड कर दिया, हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कुछ नई चीज़ नहीं है, बस बोलने का अलग तरीका है। इसमें बेसिकली हमारे पास 2 यहाँ पर इस तरीके से मास रखे हुए हैं और अगर मुझे इसको यहाँ से इनफाइनाइट पे ले जाना है, इन दोनों को एकदम अलग कर देना है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी देंगे, वही इसकी हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, U इनिशियल है इसकी प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, इसमें हमने कुछ एनर्जी ऐड करी, उसको मैं लिख दूंगा भाई बाइंडिंग एनर्जी हमने ऐड कर दी। फिर ये पहुंच जाता है इन्फिनिटी पे और वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हमारे पास इन्फिनिटी वाली। और ऐसे में हम काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे मानते हैं कि भाई मिनिमम रखो आप, है ना, वहाँ पे जाके उसके पास वेलोसिटी होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इनिशियली भी ये रेस्ट पे है तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू कुछ नहीं होता, बस उल्टा ऑफ माइनस ऑफ जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो। तो यहाँ पर देखो अगर मेरे पास ये मास है m1, यहाँ पे ये मास था मान लो m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था r, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी -Gm1m2 डिवाइडेड बाई r। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बस उसी का उल्टा, ये हो जाएगा हमारे पास +Gm1m2 डिवाइडेड बाई r। फील करने की कोशिश करो, इनके बीच में लग रहा है अट्रैक्शन का फोर्स, इन दोनों को ले जाना बहुत दूर इन्फिनिटी पे, तो हमें कुछ खींच के इसको वर्क करना पड़ेगा, खींच के लेके जाएंगे, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी देते हैं वही होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी, जो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी से लिंक्ड होती है डायरेक्टली। इस तरीके से आप उसे निकाल सकते हो।
एस्केप वेलोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर मेरे पास कोई पार्टिकल है, उसको हम ऊपर फेंकते हैं। पत्थर को ऊपर फेंकोगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाता है। और जोर से फेंकोगे और ऊपर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और जोर से फेंकोगे और ऊपर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और कुछ वेलोसिटीज एक्चुअली ऐसी भी होती हैं कि इतनी तेज फेंक दो कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए और उसके बाद वापस ही ना आए। तो पहली बात तो क्या ऐसा पॉसिबल भी है? हाँ, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल होता है। और उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी देनी होती है वही हो जाती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। हम बोलते हैं उस पत्थर ने इस अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एस्केप कर दिया, वो हमसे बच के निकल गया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल है, उसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। इस तरीके से हमने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इस तरीके से वी। जैसे हमने इसको एनर्जी दी तो अब ये जाएगा 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 और ये पहुंच जाता है इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे पहुंच के भी हो सकता है इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रहे। अगर ये आप बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी। तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई इन्फिनिटी पे इतनी तेज, बस मिनिमम वेलोसिटी मैं देना चाहता हूँ कि इन्फिनिटी तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी वहाँ पर हो जाती है हमारे पास। वेलोसिटी एट इन्फिनिटी की वैल्यू कर दो 0। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, हम बेसिकली वो देखना पड़ेगा। ऐसे में कुछ नहीं होता है, हम कहते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बाय डेफिनेशन 0 है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम 0 कर रहे हैं क्योंकि हमने बोल दिया है इन्फिनिटी पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। यहाँ से मेरे पास कुछ टर्म्स आ जाती है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रेडियस आर है उसके हिसाब से आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। वो आ जाता है -Gm/r। पोटेंशियल हो गया अर्थ की सरफेस पे, और वहाँ पे ये स्मॉल m रखा हुआ है तो इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रिजल्ट आ गया -Gm1m2/r प्लस हाफ m v² हमने दिया होता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ पर देखो मास m से मास m कट गया, ये जो छोटू सा मास m है उसके मास से फर्क ही नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पे। ऑलराइट, फिर भी ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है यहाँ पे v की वैल्यू आ जाती है √2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और क्योंकि एक स्पेशल वेलोसिटी है जिस पर हमारे पास ये पार्टिकल एस्केप कर जाता है इन्फिनिटी तक, तो इसको हम v एस्केप इस तरीके से लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा। हमारे पास v एस्केप की वैल्यू क्या आ गई है? √2gm डिवाइडेड बाय r है। अक्सर हमको स्मॉल g की टर्म्स में वैल्यूज़ दी होती हैं, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, r से डिवाइड कर दूंगा r से। बताओ जल्दी से, Gm/r² ये क्या चीज़ होती है? ये होती है हमारे पास स्मॉल g के बराबर। तो यहीं से एक और फार्मूला निकल के आता है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज इक्वल टू √2g कैपिटल R। यहाँ पे r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखोगे अगर, है ना, अर्थ का रेडियस मान लो 64,000,000, मतलब वो जो भी 6400 किलोमीटर है, जी की वैल्यू 10 है और यहाँ पर 2 है। इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वेलोसिटी ऑफ एस्केप फॉर अर्थ, है ना, इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। हम अपने हाथ से तो ऐसे पत्थरों को फेंक नहीं सकते कि इतनी तेज़ हो जाए वो, पर हाँ ऐसी एक वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ये वेलोसिटी इस दिशा में फेंकने की जगह इस दिशा में फेंक दी तो क्या होगा? अगर मैंने इस दिशा में दे दी वेलोसिटी एस्केप, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर से ये ऐसे जाने की कोशिश करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटी का इस तरीके से फोर्स लगता रहेगा, है ना। तो इसका एक्चुअली ट्रैजेक्टरी ऐसे जाने की बजाय कुछ ऐसी हो जाएगी, लेकिन जाएगी ये इन्फिनिटी तक। क्योंकि हम जो एनर्जी की बातें करते हैं इसमें कहीं डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप इसको चाहे ऊपर फेंको, चाहे इधर फेंको, चाहे इधर फेंको, हाँ एकदम ऐसे ही वहीं नीचे मत फेंक देना। नीचे फेंकोगे तब ज़रूर वो इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती। तो ये डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वेलोसिटी इस दिशा में भी दे सकते थे, आप इसको वेलोसिटी इस दिशा में भी दे सकते थे। इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये इन्फिनिटी तक ही जाती है, इधर से फेंकोगे तो भी ये इन्फिनिटी तक जाती है। हर दिशा में फेंक लो, अगर वेलोसिटी एस्केप से फेंका है तो वो जाएगा इन्फिनिटी तक। हाँ ये बात है कि इसमें ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ज़रूर नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका पाथ मॉडिफाई करके मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया लगता रहे। ये यहाँ से फिर शायद कुछ ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक,
यहाँ से इसको फेंकोगे तो शायद ऐसे कुछ जाएगा ये इन्फिनिटी तक, पर जाएगा इन्फिनिटी तक अगर एस्केप वेलोसिटी दे दी गई है तो। ऑल राइट, अब यहाँ पे कुछ और सवाल आते हैं। जैसे मान लो मैंने उसको फेंका, अगर मैंने फेंका और मैंने जो उसको वेलोसिटी दी है वो कम है वेलोसिटी एस्केप से, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, एस्केप वेलोसिटी होती तो वो इन्फिनिटी तक चला जाता, वापस ही नहीं आता। अगर उससे कम वेलोसिटी दी है तो वो जाएगा और वापस ज़रूर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे भाई इट विल रिटर्न बैक, है ना, विल रिटर्न बैक। अगर हमारे पास दूसरा केस है जहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एस्केप है, इसमें हम बोलेंगे कि भाई वो जस्ट एस्केप हो गया है, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी दी थी हमने कि बस इन्फिनिटी पे जाते जाते उसकी बेचारे की पूरी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी थी पूरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, अब उसके पास फाइनली इन्फिनिटी पे जाकर के कोई वेलोसिटी नहीं बची है, तो इसको मैं बोलूँगा जस्ट एस्केप्ड। और यहाँ पे लिख दें हम वेलोसिटी फाइनल विल बी इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और तीसरा इंटरेस्टिंग केस आता है हमारे पास कि अगर मैंने वेलोसिटी दी जो कि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब की बार यहाँ पहुंचने के बाद भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी। देखो होता क्या है, हम यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी देते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से इन्फिनिटी तक जाने के लिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करना होता है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, यानी कुछ स्पीड वहाँ पर बची रह जाएगी। तो स्पीड का एक्चुअली कुछ नाम भी होता है, तो हम बोलते हैं अगर अर्थ से थे, अर्थ से चला गया तो दूर कहाँ है, तारों के बीच में, इंटरस्टेलर वेलोसिटी उसको बोलते हैं, है ना। इससे कि ऐसे केस में हम बोलेंगे वी इन्फिनिटी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, वी इन्फिनिटी विल बी मोर देन जीरो, एंड वी इन्फिनिटी जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज इंटरस्टेलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अक्सर ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं, कभी पूछ लिए जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये भी देख लेते हैं। भाई आपको फिर से यही इक्वेशन लगानी होगी, कैसे लगाओगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वेलोसिटी दे दी होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उस केस में ज़ीरो नहीं होगी, वहाँ पे आप लिख देना हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर, जहाँ पे वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगी हमारी इंटरस्टेलर वेलोसिटी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई फॉर्मूले वगैरह रटने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी एस्केप है इसके दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक फॉर्मूले में कैपिटल आर डिनोमिनेटर में है, दूसरे फॉर्मूले में कैपिटल आर न्यूमरेटर में है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाए इस पे कन्फ्यूजन हो सकता है, जब कंपैरिजन किया जाएगा गलती होने का स्कोप है, इसीलिए इस पे बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं। The radius in kilometer to which the present radius of Earth to be compressed so that the escape velocity is increased 10 times is। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास escape velocity के फिर से मैं बता देता हूँ, दो फॉर्मूले होते हैं, अंडर रूट ऑफ 2gr और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2g, है ना, m डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो अब इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए, कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो हम ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो जी की वैल्यू है ना, जी इज़ अ फंक्शन ऑफ खुद आर। तो ऐसा नहीं है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है, अब जब रेडियस की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी, तो यहाँ से हमें पूरा पता नहीं चल पाता भाई सीन क्या है। इसीलिए ऐसे केसेस में आप हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। अब देखो सॉल्व करना कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि वेलोसिटी एस्केप 10 टाइम्स हो जानी चाहिए, कंप्रेस किया है तो भाई मास की वैल्यू सेम रहेगी, जी की वैल्यू तो होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई हमारे पास वेलोसिटी एस्केप इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा v2/v1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/r1/r2। करेक्ट, यही होने वाला है। फाइनली हमें बोला है कि भाई वैल्यू हो जानी चाहिए 10 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है 10 टाइम्स, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 100 इज इक्वल टू r1/r2,
यहाँ से मुझे मिल जाता है भाई R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी R1/100 और R1 की वैल्यू कितनी थी 6400 किलोमीटर। अब बचता है सिर्फ 64 किलोमीटर एंड यहाँ पर वो ऑप्शन डी हमें दिखाई देता है। जल्दबाजी में 64 मत मार्क कर देना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलता है। सारे वीडियोस लाइन से लगे हुए हैं, एडिशनल एक्सरसाइजेस वहाँ मिलती हैं, कलरफुल नोट्स सारे चैप्टर्स के मिल जाते हैं। तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 11th और 12th सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे PYQs हैं पिछले 30 साल के। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।